हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी के स्पेशल जीएस स्टैटिक पोर्शन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी ये क्लास नंबर 3। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस क्लास का कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा किया गया था जब उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से हस्तांतरित किया था। अब आपके पास ऑप्शन है शेहगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर नागार्जुन कोंडा दुर्ग। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में सबसे सही आंसर है मेहरानगढ़ दुर्ग। देखिए, राव जोधा जो थे, ठीक है, वो कहाँ के शासक थे? तो वो मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ी, आपको पता है मारवाड़ी लोग मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं, तो वहाँ के ये शासक हुआ करते थे। जब वो शासक बने थे तो वहाँ की राजधानी मंडोर थी, लेकिन उन्होंने 1459 में जोधपुर नामक शहर की जो है वो बसाया था उन्होंने, या फिर आप ये कह दीजिए कि जोधपुर नामक शहर जो है उसकी स्थापना की थी। और जब उन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की तो वो अपनी राजधानी मंडोर से जोधपुर ले गए थे। ठीक है, और वहीं पर जोधपुर में ही उन्होंने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, और उन्होंने अपनी राजधानी किस वजह से या किस रीजन से जो है मंडोर से हस्तांतरित की थी। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, आप देख सकते हैं, इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, अगर आपको कहीं मौका मिले तो आप जरूर वहाँ जाइएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस घटक पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है निवेश व्यय पर, दूसरा है सरकारी व्यय पर, तीसरा है शेयर और बॉन्ड्स की खरीद पर, चौथा है घरेलू उपयोग पर, यानी इन्वेस्टमेंट पर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, डोमेस्टिक कंजम्पशन, किस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है? ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपसे एक स्पेसिफिक टॉपिक से पूछा गया है। इकोनॉमिक के एक टॉपिक है नेशनल इनकम, उस टॉपिक से आपको ये सवाल पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका सबसे सही इसका आंसर है जो है शेयर और बॉन्ड की खरीद की गणना नहीं की जाती है। देखिए, अब इसको समझने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कितनी प्रकार की विधियों का इस्तेमाल जो है वो हमारी सरकार करती है। तो आइए हम उन विधियों को देख लेते हैं। देखिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि का नाम है आय विधि, जिसको हम इनकम मेथड भी कहते हैं। दूसरी है व्यय विधि, यानी एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। और तीसरी हमारे पास आती है जो है प्रोडक्शन मेथड, या जिसको हम बोलते हैं उत्पाद विधि। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी विधियों को समझ लेते हैं ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछता है, या फिर वो आज उसने आपसे व्यय विधि से सवाल पूछा है, कल हो सकता है वो आपसे आय विधि से सवाल पूछ ले, तो आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को यहीं पे जो है निपटा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आय विधि पे समझते हैं। देखिए, जो आय विधि होती है, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप समझिए। उसमें होता है टोटल इनकम इज इक्वल टू किराया प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ। ठीक है, अब इसमें देखो, अब आप पूछेंगे किराया क्या? तो किराया मतलब यहाँ पर है कि भूमि से जो आपको आय होती है, आपकी जमीन है, आपने यहाँ पे मकान बनाया और किसी को किराए पे दे दिया, या फिर अपनी जमीन आपने किराए पे दे दी। ठीक है, तो उससे जो आपको आय हुई उसको आप किराया समझ लिए। वेतन मतलब क्या होता है? जो श्रमिकों की आय होती है उसे हम वेतन कहते हैं। ठीक है, ब्याज कहाँ से प्राप्त होता है? जो पूंजी से जो आपको आय प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं ब्याज। प्रॉफिट मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो व्यवसायी जो लाभ कमाते हैं उसका, तो उन सबको टोटल को मिला करके हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आय विधि समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम व्यय विधि को समझ लेते हैं।
व्यय विधि का भी एक फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल है, अगर आप उसे एक याद रखेंगे तो आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। व्यय विधि का फॉर्मूला है y = c + i + g + x - m। अब हम देख लेते हैं कि ये किनको सिंबलाइज करते हैं। देखिए y का मतलब यहाँ पे है नेशनल इनकम, क्योंकि हम नेशनल इनकम से ही संबंधित ये सवाल है, ठीक है। देखिए c मतलब है यहाँ पर उपभोग पर खर्च, ठीक है, उपभोग पर खर्च, ठीक है। और I मतलब है यहाँ पर जो है निवेश पर खर्च, जिसको हम बोलते हैं निवेश व्यय, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। G मतलब क्या है यहाँ पे, सरकारी खर्च, जो सरकार खर्च कर रही है, ठीक है, वो भी आप ऑप्शन में आसानी से देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे X मतलब क्या है, देखिए X मतलब है निर्यात, ठीक है, और M मतलब है यहाँ पर आयात। तो अब मैंने आपको व्यय विधि जो है वो पूरी तरीके से एक फॉर्मूले के साथ समझा दी है। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अनुसार निवेश क्या इसमें शामिल है, हाँ निवेश इसमें शामिल है, ठीक है। आय निवेश को सिंबलाइज करता है। सरकारी व्यय क्या इसमें शामिल है, हाँ है, जी से हम सरकारी खर्च देख रहे हैं। घरेलू उपभोग इसमें शामिल है, हाँ जी, सी जो है वो घरेलू उपभोग पर इंडिकेट करता है। लेकिन क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी हमने शेयर और बॉन्ड की खरीद देखी, नहीं देखी, तो इसका क्या मतलब है कि यही ऑप्शन है जो इसमें शामिल नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए व्यय विधि हमें समझ में आ गई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया वो ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि 3 विधियों से गणना की जाती है, उत्पाद विधि, ठीक है, व्यय विधि और आय विधि और मूल्यवर्धित विधि, ठीक है, जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और आय विधि का आपको डेफिनेशन दिया कि अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यय का योग उत्पादन के सभी कारकों को सम्मिलित आय होता है, ठीक है। ये वही चीज मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कालसुबाई निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। कालसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। चलिए अब पहले हम सबसे पहले मैप को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि कालसुबाई है कहाँ पे। देखिए महाराष्ट्र में कालसुबाई यहाँ पर स्थित है, ठीक है। देखिए हम पश्चिमी घाट जो है वो हमारा ऐसे होता है, ये हमारा गुजरात का रीजन है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम 3 भागों में बांटते हैं, ये है उत्तरी सह्याद्री, ये है मध्य सह्याद्री, ये है दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। कालसुबाई किसमें स्थित है, उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है, याद रखिएगा आप, उत्तरी सह्याद्री का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है यहीं से जो है क्वेश्चन कई बार वो आपसे हो सकता है कालसुबाई जो है निम्नलिखित में कौन सी सह्याद्री से स्थित है ये पूछ ले, बजाय आपको स्टेट देने के, ठीक है। तो ये उत्तरी सह्याद्री में स्थित है, ठीक है। और ये जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ जो है वो उत्तरी सह्याद्री की भी सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी 1614 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, ठीक है। और नासिक के पास पड़ता है ये एरिया, और जैन और बौद्ध धर्म स्थलों के लिए काफी फेमस है। आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है। तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है कि ये पश्चिमी घाट की एक चोटी है और 1646 किलोमीटर लंबी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और फिर आपको बताया गया कि पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरता है, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, गोवा से, महाराष्ट्र से और गुजरात से, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से किसे फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है। Which of the following dance form of Madhya Pradesh is also known as harvest dance? आपके पास ऑप्शन है जावरा, तेरा ताली, भोगारिया या मटकी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है जावरा, ठीक है। जावरा एक तरीके से आप ये समझ लीजिए ज्वार बाजरा आपने सुना होगा, ठीक है, फसलों के नाम, क्योंकि फसल नृत्य है, ठीक है, तो काफी रिलेटेड है एक तरीके से। मैं आपको मतलब अगर आपको एग्जाम में जो है ऑप्शन ना समझ में आए और आसपास का आपको थोड़ा सा तुक्का मारना हो तो आप कैसे मारेंगे वो बता रही हूँ, ठीक है।
ये है। तो देखिए पहले इधर हम आते हैं, ये है डांसर। आप इनकी पोशाक को देख के आसानी समझ सकते हैं कि जावरा नृत्य उन्होंने अपने जो है जूड़ों में ये लगा रखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अन्य और भी प्रकार के नृत्य होते हैं, जैसे कि हेमचटकी, नाच, फूलपति खाड़ा, ठीक है। देखिए एक ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जाति या जनजाति से संबंधित नृत्य है। तो जावरा जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति है, ठीक है। गरासिया जनजाति उनसे संबंधित है। हो सकता है कि आपसे जो है अगले को जो एग्जाम हो आपका ये पूछ ले कि गरासिया जाति जो है वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य से बिलोंग करती है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको इसी डांस फॉर्म से याद आ जाएगा कि हमने तो पढ़ा था, तो वो मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश में स्थित है वो जाति, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कहा जाता है? नीला, भूरा, लाल या हरा, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शन है उसमें से है ये हरा शैवाल, ठीक है। जो आप अक्सर हमें काई के फॉर्म में नजर आता है उसी को कहते हैं, ये जो है इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा है कि जो है हरे शैवाल को कहा जाता है, हम इसे घास पात भी कहते हैं, ठीक है। ये एक कोशिकीय के साथ साथ जो है बहुकोशिकीय शैवाल भी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है और इनके जो शेल वॉल होते हैं, ठीक है, वो सेलुलोज से और पेप्टोज से बने होते हैं, ठीक है। और ये कायकी जन विखंडन द्वारा यानी अलैंगिक जो है वो विधि द्वारा जो है वो जनन करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने मौजूद है, इसे आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है इसका डायग्राम है जिसका माध्यम से जो आप आसानी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था काई, ये देखिए अक्सर ये आपने जो है अपने घरों के आसपास या कहीं आप हिल स्टेशन एरिया में गए हैं तो वहाँ पे आपने जो है पहाड़ों पे ऐसी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मोल, न्यूटन, एम्पियर या जूल, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा जूल। तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल किसकी एसआई यूनिट है? जूल है एनर्जी की एसआई यूनिट। हम बाकियों को देख लेते हैं। एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। न्यूटन जो है वो सबको पता है, फोर्स की है, फोर्स की एसआई यूनिट है। और जो मोल है, ठीक है, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स पे आधारित क्वेश्चन है। जब साइंस के कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो अक्सर ऐसा यूनिट पे सवाल अब बनते रहे प्रीवियस ईयर में। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप जो है मेन जो इकाइयाँ हैं उनके एसआई यूनिट्स आप याद कर लें, ठीक है, ताकि इस प्रकार के सवाल आपके जो है जब एग्जाम में आए तो आपसे गलती ना हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है शुष्क, जलोढ़, लेटराइट या लवणीय मृदा को। देखिए यहाँ पे शुष्क मृदा को हम अक्सर मरुस्थलीय मृदा के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन डी सही है। लवणीय मृदा को हम ऊसर मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऊसर मृदा के नाम से जानते हैं। देखिए जो ऊसर मृदा होती है यानी जो लवणीय मृदा होती है, ठीक है, जो लवणीय मृदा होती है उसमें सोडियम, पोटेशियम, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, उसमें जो है वो सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा और मैग्नीशियम, ठीक है, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन तीनों की मात्रा की जो है वो अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और ये जो भूमि क्या होती है वो अनउपजाऊ होती है। क्या होती है आराधना, सॉरी, क्या होती है? अनउपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। तो चलिए हम बाकी मृदाओं को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शुष्क मृदा, शुष्क मृदा को मैंने आपको बताया था कि हम मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं,
मृस्थलीय मृदा भी कहते हैं। अब ये जो मृदा होती है इसमें आपको लवण ज़्यादा मिलेंगे और आपको जो है फास्फोरस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मृदा को देखते हैं। जो जलोढ़ मृदा है वहाँ पे आपको जो है पोटाश ज़्यादा मिलेगा, उसमें जलोढ़ मृदा में पोटाश के साथ साथ आपको चूना की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और देखिए ये जो शुष्क मृदा होती है ये भी जो है उपजाऊ मृदा नहीं होती, इसमें भी खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, ना ही लवणीय मृदा में आप खेती कर सकते हैं। लवणीय मृदा में क्या होता है, आप अक्सर देखोगे कि वहाँ पे जो है वो सफेद जो है एक परत सी जमी होती है चूना पत्थर की। ठीक है, तो इसलिए वो जो है वहाँ पे वो उपजाऊ भूमि नहीं होती, वहाँ पे आप किसी प्रकार की कृषि नहीं कर सकते। लेकिन जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, इसमें जो है मूंगफली हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, आलू, ऐसी फसलों की मतलब इस प्रकार की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं लेटराइट मृदा को। ठीक है, जो लेटराइट मृदा होती है उसमें भी जो है उसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें हम लेटराइट मृदा में हम देखें तो हम जो चाय की खेती करते हैं, चाय हो गया, कॉफ़ी आप लोग पीने का बहुत शौक होता होगा, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, इन सब की खेती यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो बात मैंने आपको बताई ये यहाँ पे वही बात लिखी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक वाइट कलर की लेयर सी बन जाती है, देख रहे हैं आप, ये इन्हीं लेयर के कारण, ठीक है, ये जो भूमि होती है वो अनुपजाऊ होती है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में डिवाइडेड है ये भूमि। ठीक है, तो ऐसी भूमि पे खेती करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्धों द्वारा निर्मित कनेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है या दिल्ली में है। ठीक है, आपका आंसर इसमें होगा महाराष्ट्र में है। देखिए ये जो है 3री शताब्दी में जो है ये गुफाएं बनाई गई थी, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, देखिए 3री सदी में जो है इन गुफाओं का निर्माण किया गया था और ये लगभग 109 गुफाएं हैं जो एक साथ जो है बनी हुई हैं और ये संजय गांधी नेशनल पार्क में उपस्थित है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। हो सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि संजय गांधी पार्क में निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये बौद्धों द्वारा निर्मित है। ठीक है, यानी ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, और ये 109 गुफाएं हैं। ठीक है, यानी क्रम में है, ये नीचे से ऊपर के क्रम में, पहाड़ी एरिया है, नीचे से गुफाएं शुरू होती है, ऊपर तक चली जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। ये भी बहुत सुंदर जगह है, जब आपको टाइम मिले तो आप वहाँ जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन युद्ध से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है गंधर्व वेद, धनुर्वेद, ऋग्वेद या आयुर्वेद। ठीक है, तो जो आपके पास ऑप्शन है उसमें जो है देखिए सिंपल सी बात है, धनुर्वेद सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे युद्ध की बात की गई, क्वेश्चन में आपसे युद्ध पूछा गया है। गंधर्व वेद में युद्ध नहीं आता है, ऋग्वेद में भी युद्ध का उतना वर्णन नहीं है, ना तो आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं, उसमें तो हम बल्कि औषधियों के बारे में पढ़ते हैं, और धनुर्वेद धनुष से ही संबंधित है। तो सीधा आप जो है एकदम पढ़ करके भी जो है एक वाक्य से, एक शब्द से भी आप अपने आंसर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये है धनुर्वेद। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, वो आपको जो है वो पकड़ के धनुष जो है चलाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, और इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान जो है आता है। और आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि कौन किसका उपवेद है, क्योंकि कई बार आपसे सवाल जो है सीधे ना पूछ करके वो आपसे उल्टा पूछ ले कि यजुर्वेद का उपवेद बताइए या आयुर्वेद किसका उपवेद है ये बताइए। तो आपको जो है ये भी याद करके एग्जाम में जाना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होने से जो है आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादा जो है आप एरिया कवर करके जाते हैं, तो आपसे एग्जाम में जो है गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेड ओवर बाय अ वुमेन वाज हेल्ड। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 1888, 1920, 1929, 1917। देखिए आपका ऑप्शन इसमें 1917 सही होगा। ठीक है, देखिए 1917 आपका आंसर सही है इसमें। और 1917 में इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कौन सा अधिवेशन हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी जो है महिला ने, ठीक है, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए अगर आपसे वो सिर्फ इतना पूछता है कि पहली बार जो है पहली महिला बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तब तो आंसर एनी बेसेंट होगा। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तब नाम सरोजनी नायडू का आएगा, एनी बेसेंट का नाम नहीं आएगा। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन में भारतीय शब्द लिखा है तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ पहली महिला पूछा है तब एनी बेसेंट इनका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम एनी बेसेंट के बारे में अन्य फैक्ट जान लेते हैं। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में जो है भारतीय नेशनल कांग्रेस की जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथ में उन्होंने 1916 में जो है वो तिलक के साथ मिल करके ऑल इंडिया होम रूल की भी स्थापना की थी। ठीक है, और इनके न्यूज़पेपर था, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर जो है चलाए थे। एक का नाम था न्यू इंडिया और दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी रही हैं। सोसाइटी की सदस्य भी रही हैं। ठीक है, वो उसी के मेंबर के तौर पे भारत में आई थी। चलिए अब हम सरोजिनी नायडू के बारे में देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू जो है, सबको इनके बारे में एक फैक्ट तो अच्छे से याद होगा कि वो यूपी की फॉर्मर गवर्नर रही हैं। ठीक है, और जो है इन्होंने 1925 में गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखिए गया में। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो है पोइट्री राइटिंग के फील्ड में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, सहयोग दिया था, इसलिए उन्हें जो है वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ साथ हम उन्हें भारत कोकिला नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे ये फैक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे पौराणिक नदी के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज द लेजेंडरी रिवर? आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या यमुना। ठीक है, देखिए इसमें आपका आंसर है सिंधु। सिंधु नदी को हम पौराणिक नदी के नाम से जानते हैं। देखिए सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी का जो है वो 175 बार जो है उल्लेख है, जिसमें से 94 बार उनका उल्लेख बहुवचन में किया गया, यानी कई जगह उनको नदी के नाम से तो कहीं किसी अन्य नाम से, अन्य नाम से नहीं, मतलब नदी कई बार इनके मतलब जो सिंधु नदी का इस्तेमाल एक नदी के तौर पर किया गया है, कहीं जो है वो किसी अन्य सेंस में किया गया है। ठीक है, गंगा नदी का नाम देखें तो गंगा नदी का नाम का इस्तेमाल जो है वो 1 बार किया गया है। ठीक है, यमुना नदी का नाम का इस्तेमाल 3 बार किया गया है। कृष्णा नदी के नाम का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें नहीं दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं। सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है। तो सबसे पवित्र नदी कौन हो गई? सरस्वती। और पौराणिक नदी कौन हो गई? तब वो सिंधु हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए
तो ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख किया गया है और सबसे अधिक बार किसका किया गया है? सिंधु नदी का किया गया है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी उन्होंने माना है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें नदियों की माता कहा जाता है। किसे नदियों की माता कहा जाता है? सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही हमारी सिंधु नदी। ठीक है, ये मानसरोवर से यहाँ से होते हुए, मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर झील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, तो आप उसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से किस संघ को समुद्री अखरोट या सी वॉलनट के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाया इज ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट। ठीक है, आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, सॉरी बी सही है आपका, टेनाफोरा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख लें कि सी वॉलनट दिखते कैसे हैं। ये इस प्रकार दिखते हैं, हमें जेलीफिश जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये जो है अगर आप इनका ये पढ़ें डायग्राम की जो है कौन से लेवल बिलोंग करते हैं, तो ये यूनिसेलुलर रिलेटिव से ऊपर आते हैं, रिलेटिव्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। टेनाफोरा संघ के समूह को ही हम समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है वो कलरूपीय होते हैं, एकल होते हैं और समुद्री जय होते हैं। ठीक है, सीजे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आप बाकी इनके जो है शारीरिक संरचना वाले जीव जो है किस प्रकार के शारीरिक संरचना वाले जीव होते हैं, इनको भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी खत्म होती है। अब हम कल मिलेंगे। आई होप आप अपनी तैयारी को जो जारी रखेंगे और एग्जाम में ऐसे सवालों को आप जो है वो आसानी से और बिना किसी जो है परेशानी के हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।